गंगा नदी में लगातार फेंके जा रहे शव, केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश, यूपी बिहार लाश फेंकने पर लगाए रोक। नालंदा में एम्बुलेंस की जगह कचरा ढोने वाले ठेले से ढोया जा रहा है शव, वीडियो हुआ से सोशल मीडिया पर वायरल, अधिकारी हैं शांत। शराब तस्करी में जेडीयू प्रदेश महासचिव गिरफ्तार, शराबबंदी वाले बिहार में शराब की सप्लाई के लिए पलामू बनाया था ठिकाना, विपक्ष ने घेरा तो पार्टी बोली मेरा नहीं है कोई लेना देना। और दुमका में सड़क पर हर आने जाने वालों से मांगा जा रहा है ई पास, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर बाजारों में दिखी कम भीड़, बॉर्डर पर भी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने के मामले में संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से कहा है कि शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए, उनके सुरक्षित सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए। यह निर्देश ऐसे समय पर दिया गया जब हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नदियों में कई शव तैरते मिले। दरअसल केंद्र ने 15 और 16 मई को एक समीक्षा बैठक की। इसमें कहा गया कि हाल ही में यहां पर शवों को आंशिक रूप से यहां पर उनका शत विशत कर उन्हें प्रवाहित करने में कई मामले यहां पर सामने आए, जिसे देखते हुए केंद्र ने राज्य को साफ निर्देश दिया है कि वो शवों को नदियों में फेंकने पर यहां रोक लगाए। तो यूपी बिहार लाश फेंकने पर लगाए रोक। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच शवों को गंगा और इसकी यहां पर सहायक नदियों में फेंकने के मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही यहां पर संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से कहा है कि शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए, उनके सुरक्षित सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए। आपको बताते चले कि लगातार यहां पर गंगा नदी में लाशों के ढेर मिल रहे हैं, एक के बाद एक कई लाशें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। बताते चले कि केंद्र ने 15 और 16 मई को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कहा गया कि हाल ही में यहां पर शवों को आंशिक रूप से जलाया जाए, शत विशत शव प्रभावित करने के कई मामले सामने आए, जिसे देखते हुए केंद्र ने राज्य को साफ निर्देश दिया है कि वो शवों को नदियों में फेंकने पर किसी भी तरीके से रोक लगाए। तो आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने के मामले में संज्ञान लिया है। मैम होल्ड आ गए मैम, होल्ड फ्रेम लगा रहे हैं, आप थोड़ा सा बोल देंगे मैम। महामारी के बीच शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने के मामले को संज्ञान में लेते हुए यहां जरूरी निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से कहा है कि शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए और उनके सुरक्षित सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए। यूपी बिहार लाश फेंकने पर लगाए रोक, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लगातार कोरोना को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग कोरोना को लेकर बेहद खौफनाक मंजर देख चुके हैं, परेशान हैं, और ऐसे में जो ये खबर सामने आई है, इससे लोगों के अंदर और भी खौफ देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोरोना महामारी के बीच शवों को गंगा और इसकी सहायक नदियों में फेंकने के मामले पर संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण यहां पर निर्देश जारी कर दिया है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार से कहा है कि शवों को गंगा और इसकी सहायक यहां पर नदियों में फेंकने पर रोक लगाई जाए, सुरक्षित सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाए, इस पर उन्होंने जोर दिया है। ये निर्देश ऐसे समय में दिया गया जब हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नदियों में कई शवों को यहां पर तैरते हुए देखा गया। मैम
जोड़ रहे हैं, अभी फोनों पे हैं, अभी जोड़ रहे हैं। नदियों में फेंकने के मामले को संज्ञान में लेते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। लगातार आपको एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी अब बिहार में तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से लगातार गंगा नदी में शव मिल रहे हैं, इसे लेकर अब रोक लगाई जा सके। गंगा किनारे लाशों का सच मैम कुमार गौतम लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। स्टैंड बाय कुमार गौतम। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा गौतम से सवाल पूछते हैं। गौतम, जिस तरीके से लगातार गंगा में ये लाशें मिल रही है, इन लाशों को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर ये निर्देश दे दिया गया है कि यहाँ लाशों को नदी में फेंकने का जो सिलसिला है इसे बंद किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए, सम्मानजनक अंतिम संस्कार पर जोर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गंगा नदी में इतनी लाशें आ कहां से रही है, इसका सच क्या है गौतम? देखिए, इसकी हकीकत से रूबरू होना होगा कि आखिर ये हकीकत है, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। कंचन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं आंकड़ों के हेर फेर में और आनन फानन में सरकार ने आंकड़ों को छिपाने के लिए, चाहे ग्रामीणों के द्वारा किया गया हो या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, ये बिल्कुल अमानवीय चेहरा है। और ये चेहरा बिहार का नहीं है, ये साफ हो गया। ये उत्तर प्रदेश के रास्ते से बिहार के गंगा नदी को प्रदूषित करने की एक जबरदस्त साजिश है। और जिनको इस साजिश से बिल्कुल बेपर्दा है, जिनको पता नहीं है कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कोई भी बॉडी अगर गंगा में प्रवाहित की जाती है तो उसके बाद 2 दिनों तक बॉडी नीचे रहती है और धीरे धीरे वो बॉडी जब ऊपर आती है तो वो गंगा पानी के बहाव से बहती हुई चली आती है। इतना ही नहीं, ये बिहार के कई जिलों में, बक्सर, आरा, अब तो राजधानी पटना के गंगा नदी में भी लाशें मिलने लगी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना होगा कि आखिर ये लाशें कहां से आई। जब इसकी जांच की गई, बिहार में बीजेपी की सरकार है, आखिर सवाल क्यों नहीं उठा रही है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं योगी सरकार? इसके अलावा जब केंद्र ने हस्तक्षेप किए है तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और यही मौका मिल गया है विपक्ष को। आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव सवाल पूछ रहे हैं कि गंगा मैया को आखिर गंदा करने की साजिश किसकी है? जिस गंगा मैया को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, आखिर वो गंगा प्रदूषित क्यों हो रही है? जिस सबको कम से कम मरीजों, जिस समय वो मरीज थे, इलाज के लिए अस्पताल में दम तोड़ चुके थे, क्या उस वक्त ऑक्सीजन, दवाइयां अगर नहीं दे पाई सरकार तो कम से कम मरने के बाद भी एक अंत्येष्टि, एक तरीके से अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पा रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचना होगा। हालांकि इस पर जो पुलिस महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। शायद अगर पहले अलर्ट होता तो इतनी जाने नहीं जाती, क्योंकि जितनी अलर्ट और जितनी गंभीरता इस वक्त प्रशासन दिखा रही है लाशों के अंत्येष्टि कार्यक्रम को, लाशों के ये बिल्कुल। गौतम, एक सवाल, जिस तरीके से बिहार के बक्सर जिले की बात कर ले तो बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के चौसा शमशान घाट पर गंगा में कम से कम 40 लाशों को तैरते हुए देखा गया है। और यहाँ पर जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि ये तमाम लाशें जो है वो बिहार की नहीं है, उत्तर प्रदेश से ये लाशें आई हैं यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो इन लाशों की वजह से यहाँ पर बिहार की जनता काफी सहमी हुई है। बिल्कुल, बिहार की देखिए, जहाँ पे लाशें मिल रही है अगर वहां पर वो बिहार का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन बिहार के लोगों में ये इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति है कि आखिर ये लाशें किसकी है, कौन है लाशों का, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे बड़ा अहम सवाल है। जनता बिहार की सहमी हुई है, सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार जब हस्तक्षेप कर रही है तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सरकार आमने सामने है। बिहार के अंदर जब ये लाशें तैर करके बाहर आती है तो उसकी अंत्येष्टि का जिम्मा बिहार सरकार के हाथों में होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी तक उन लाशों को फेंक कौन रहा है? जब वहां पर प्रशासन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि हम यहाँ पर अलर्ट है, तो आखिर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा जिला है,
वो ये भी नहीं कह सकती कि ये लाशें किसी और दूसरे राज्य की है, क्योंकि गंगा के रास्ते उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सीमा लगती है। बक्सर उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, जहां पर 40 से ज्यादा लाशें, इसके पहले भी आपने देखा कि तकरीबन 20 से ज्यादा लाशें प्रतिदिन वहां मिल रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार लाशों के मिलने के सिलसिले से ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आंकड़ों में हेरफेर की है, और उसका खामियाजा बिहार की जनता को, बिहार की गंगा नदी को प्रदूषित करके किया जा रहा है। हालांकि यहाँ भी जाल लगाए गए हैं, यहाँ पे भी गोताखोर लगाए गए हैं, यहाँ बिहार में बक्सर से लेकर के आरा तक में एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, ताकि लाशों का सही तरीके से कम मरने के बाद एक सम्मान दिया जा सके। आप सोचिए कि जीते जी अगर सम्मान नहीं दे सकती है सरकार, तो कम से कम मरने के बाद दे। दूसरा, जांच अभी पूरी नहीं हुई है, आखिर कौन फेंक रहा है, किस अस्पताल के जरिए। वहीं गौतम, अगर देखा जाए तो गंगा में तैरती लाशों के संबंध में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर पटना हाईकोर्ट भी काफी सख्त नजर आया। पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री से जवाब तक तलब कर लिया था, जवाब तक मांग लिया था, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन तमाम लाशों के आने का जो सिलसिला है, क्या वो थमा है? क्या किसी तरीके से जाल लगाया गया या इन लाशों को रोका गया? देखिए कंचन, अभी तक जब से हाईकोर्ट किसी चीज को तलब करता है, सरकार को जवाब देना पड़ता है, लेकिन सरकार जवाब दे तो दे कैसे, क्योंकि इन लाशों का कोई अता पता नहीं है, किसी का किसका है, कहाँ का है, ये तय नहीं हो पा रहा है। इसलिए लिहाजा सरकार ने कम से कम इतना जरूर, कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि चाहे लाशें जिसकी भी हो, कम से कम अंतिम संस्कार का हक उन लाशों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी और जवाबदेही जिला प्रशासन की होती है, जिसके इलाके में लाशें मिलती है। स्वाभाविक है, बिहार के अंदर जब लाशें बाहर निकल करके गंगा नदी से जब उफान होता है, तो लाशें 2-3 दिनों के बाद बाहर निकलती है, और तब तक वो दूसरे इलाकों में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे में जिन इलाकों में, इवन की पटना में भी आप देखिए कि 3-4 लाशें पटना के अंदर मिली है, पटना के कलेक्ट्रेट घाट के पास मिली है, दानापुर के पास मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इन लाशों का जो बहाव है वो गंगा नदी के रास्ते से आ रहा है, और ये आगे भी है, मतलब भागलपुर तक गंगा नदी, बिहार के पीरपैंती तक गंगा नदी बहती है। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि कोई ये बक्सर में मिले, आरा में मिले, पटना में मिले, ये इतनी तेजी से बहता है कि मतलब कुछ घंटों में ही ये दूसरे जिले में चला जाता है। तो सवाल ये है कि अगर हर जिला के जो इलाके गंगा नदी में पड़ते हैं, अगर वो चौकन्नी हो जाए, तो उस लाशों को वहीं पर अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के रूप में किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कंचन कि आखिर इन लाशों को ठिकाने लगाने वाला कौन सा जिला है। और उत्तर प्रदेश इस बात को भले ही ना मान रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के चौसा में, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के वहां पे जो महामारी फैली है, वहां पर सैकड़ों लोगों की जान गई है ऑक्सीजन के अभाव में या अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण। तो ऐसे गांव में जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो नहीं की गई, और आनंद फानन में सूत्र तो ये भी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर हैं। गौतम, एक और सवाल, सबसे बड़ा सवाल गौतम इसमें यह है कि जिस तरीके से ये तमाम लाशें यहाँ बिहार पहुंची हैं, सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला सवाल यहाँ पर यही है कि क्या इन लाशों के अंतिम संस्कार के लिए शासन प्रशासन सरकार की तरफ से कोई कवायद नहीं की गई? भले ही ये लाशें उत्तर प्रदेश से आई हों, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि इन लाशों का अंतिम संस्कार किया जा सके? ये कौन है, किस शहर से हैं, कहां से हैं, कोई जानकारी नहीं है, इनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है, और आज ये स्थिति है कि ये लाशें इस तरीके से यहाँ पानी में बह रही हैं जिनका कोई यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। देखिए कंचन, ये इस बात को आप ऐसे इस तरीके से समझिए कि यदि उत्तर प्रदेश के किसी गांव से किसी व्यक्ति की मौत हो गई, वो व्यक्ति को अंतिम संस्कार न कर करके उसको गांव में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। गंगा नदी में प्रवाहित कर करके उन लोगों ने पहली गलती की है, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को, या मान लीजिए ठीक है महामारी है, ऐसी स्थिति में भी कुछ घंटों के बाद या कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की होती है, जिला प्रशासन की होती है जिस जिले में ये घटना हुई। लेकिन बिना कुछ बताए अगर गांव वालों ने भी ऐसा किया है
तो उनके ऊपर नजर रखना, उनके ऊपर सख्ती से कानून लागू करना, ये उत्तर प्रदेश सरकार का काम था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम नहीं किया। अब वो लाश देखिए, उत्तर प्रदेश में फेंका गया, लेकिन 2-3 दिनों के बाद वो लाशें उठ करके तैरने लगती है, जो बहुत तेजी से तैरती है, और वो लाश इतनी क्षत विक्षत स्थिति में हो जाती है जिसकी आइडेंटिफाई कर पाना, पड़ताल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, लाश को निकालने से लेकर के लाश के अंतिम संस्कार तक जाल में फंसाने से लेकर के लकड़ी, हालांकि वाराणसी में भी लकड़ी की व्यवस्थाएं की गई है, आप देखिए चौसा में भी लकड़ी की व्यवस्थाएं की गई है, वहां से भी खबरें आ रही हैं। बिहार के अंदर बक्सर में भी एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति के साथ साथ राज्य सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है, और उन्होंने कहा है कि लाश चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, लाश चाहे जिस राज्य की भी हो, जिस जगह पर मिलेगा कम से कम उसकी अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की जाए। हालांकि इस लाश पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। लालू प्रसाद यादव सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ट्रिपल इंजन की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, तो क्या ये ट्रिपल इंजन की सरकार इन लाशों की जांच नहीं कर सकती कि आखिर किसने फेंके हैं? वाकई गौतम, अपने आप में हैरान करती है ये खबर, और अपने आप में झकझोर कर रखने वाली है कि इतनी लाशें आखिर आई कहां से हैं और क्यों आई है, क्या कोई प्रबंध नहीं किया गया? तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो झारखंड में जारी लॉकडाउन में कई पाबंदियां बढ़ाई गई हैं और इसे सख्ती से लागू किया गया। अब लोगों को घर से निकलने के लिए ई पास जरूरी होगा। लोग बिना वजह घरों से नहीं निकल पाएंगे, इसके लिए ये पाबंदी लगाई गई है। यदि किसी को जरूरी काम से निकलना है, जरूरत पड़ गई है, तो उन्हें अपने निजी वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ई पास झारखंड.nic इन के माध्यम से यहाँ पर पास लेना होगा। यानी ई पास अब बेहद जरूरी हो गया है। झारखंड में आपको कहीं भी जाना है तो आपको ई पास की जरूरत होगी। जी हाँ, ई पास बेहद जरूरी है। ई पास के बिना आप बाहर नहीं जा सकते। दोपहिया वाहन वालों को, चार पहिया वाहन वालों को ई पास बेहद जरूरी कर दिया गया है। जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं, उन नई पाबंदियों में यहाँ पर कई और कड़े निर्देश हैं ताकि झारखंड को कोरोना संकट से निकाला जा सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कई सख्तियां यहाँ पर की गई हैं। बस का जैसे परिचालन बंद कर दिया गया है। कई निर्देश दिए गए हैं जो बेहद जरूरी हैं। खुद यहाँ पर अधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि ई पास होना है बेहद जरूरी। बिना ई पास के अब आप अपने घरों से बाहर ना निकले, वो आपके लिए बेहतर है। दोपहिया चार पहिया वाहनों के लिए ई पास को बहुत जरूरी कर दिया गया है। यानी अब बिना ई पास के आप सफर नहीं कर सकते। तो नई पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि वो ई पास किस तरीके से उन्हें मिलेगा या किस तरीके से इसके लिए उन्हें अप्लाई करना है। कई मजदूर वर्ग कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ यहाँ पर निजी वाहनों के लिए ई पास पूरी तरीके से ज़रूरी कर दिया गया है। ई पास के ज़रिए ही अब आप एक जगह से दूसरी जगह, अपने शहर, अपने राज्य में यहाँ सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि ई पास को बेहद ज़रूरी यहाँ पर कर दिया गया है। बिना ई पास के आप अब बाहर नहीं निकल सकते, जिसे लेकर अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। तो बिना ई पास के नो एंट्री कर दिया गया है। जांच पड़ताल लगातार इसकी हो रही है कि ई पास लोगों के पास है कि नहीं है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं लाइव। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से ई पास को जरूरी कर दिया गया है, अब नई पाबंदियां आने के बाद नए निर्देश यहां पर सामने आए हैं, नई पाबंदियां सामने आई हैं जिसमें अब ई पास को बेहद जरूरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में कई लोग, कुंदन जी, ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मजदूर वर्ग के लोगों को ले लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। कई लोगों का कहना है कि किस तरीके से इसे अप्लाई करना है वो भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए एक तरफ ये एक छोटी सी परेशानी भी है। देखिए कंचन, ये तमाम जानकारी के अभाव में इस तरीके की असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। सबसे पहली बात कि ई पास आप पैदल अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसके लिए आवश्यक नहीं।
ई पास आवश्यक है जब आप अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों से जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको ई पास की जरूरत नहीं है, आपका यात्रा टिकट ही आपका ई पास की तरह मान्य होगा। तीसरी और सबसे अहम बात, अगर आप किसी कमर्शियल व्हीकल से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कमर्शियल व्हीकल का ई पास ही आपका पास भी आपके लिए भी पास मान्य होगा। तो ये तमाम बातें जानकारी के अभाव में, मजदूरों की बात कर लें, मजदूर अगर अपने गांव से रांची की तरफ आते हैं किसी जगह काम करने के लिए या किसी निर्माण स्थल पे मजदूरी करने के लिए, तो उन परिस्थितियों में आप देखेंगे जिस भी कमर्शियल व्हीकल से ये आ रहे हैं उस कमर्शियल व्हीकल का ई पास ही इनके लिए मान्य होगा। तो कुछ जानकारियों का अभाव है, बाकी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। सबसे पहले कल सुबह 6 बजे से जब ई पास की बाध्यता आ रही थी, तब परसों रात 1:25 में झारखंड सरकार का यह साइट क्रैश कर गया था ओवरलोड होने की वजह से, और उस समय तक लगभग 1.5 लाख लोगों ने ई पास हासिल कर लिया था और सिस्टम पर इतना लोड था कंचन की वह सिस्टम क्रैश कर गया था। 12 घंटे के बाद कल दोपहर में 1:30 बजे के बाद से इस पूरे सिस्टम ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक 2,57,117 ई पास जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 4,104 एंट्री पास है झारखंड के लिए और 2,53,073 ई पास है मूवमेंट के लिए। अब आपको अगर घर से निकलकर सब्जी लाने के लिए या किसी जरूरी सामान को लाने के लिए अगर आपको अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से जाना होता है, तब भी आपको ई पास की जरूरत होगी। और आंकड़ों की बात अगर हम कर लें तो कल पूरे राज्य में जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही थी, 844 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लॉकडाउन उल्लंघन के लिए, 911 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है नो मास्किंग के लिए, मास्क नहीं पहनने की वजह से, और झारखंड सरकार ने कुल 3,71,260 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला है और 9 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, 2 दुकानों को सील किया गया है। तो कहा जा सकता है कि पूरे राज्य में कल सुबह से सख्ती बढ़ती जा रही है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की स्थिति थी, सख्ती बरतना सरकार की, प्रशासन की मजबूरी थी और शायद उसी का यह लोग पालन कर रहे हैं। कंचन कुंदन जी, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि मीडिया कर्मियों के लिए भी क्या ई पास जरूरी है? अपना सवाल दोहराएंगे? कुंदन जी, मीडिया कर्मियों को लेकर किस तरीके का रवैया, मीडिया कर्मियों के लिए ई पास जरूरी है? मीडिया कर्मियों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें मीडिया कर्मियों के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं थी, लेकिन कल दोपहर बाद जो नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया है उसमें फिर मीडिया कर्मियों के लिए पास जरूरी है। और कल जब इस संबंध में बातचीत की गई तो सबसे पहले यह खबरें निकल कर आई कि मीडिया कर्मियों को जो पास मिलेगा वह 27 तारीख तक मान्य होगा, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ई पास के लिए जब आवेदन किया जाने लगा तो वह महज 7 दिनों के लिए ही आवेदन स्वीकार कर रहा था। तो कहा यह जा सकता है कि 7 दिनों के लिए अभी शुरुआती स्तर पर मीडिया कर्मियों को पास दिया जा रहा है और मीडिया कर्मियों के लिए भी इस लॉकडाउन में पास की अनिवार्यता कर दी गई है। अब सरकार किन परिस्थितियों में किस माइंडसेट के साथ यह काम कर रही है, यह अभी उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्थिति यह है कि पास की अनिवार्यता है मीडिया कर्मियों को भी। बिल्कुल कुंदन जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, जैसे ई पास को लेकर बात हो गई है, ई पास के अलावा एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि यहाँ पर जिस तरीके से नई पाबंदियां लगाई गई हैं, इन नई पाबंदियों में दूसरी तरफ विवाह समारोह की अगर बात करें तो अब विवाह समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि पहले की अगर बात करें तो 50 लोगों के शामिल होने की यहाँ पर छूट थी। यानी अब शादी समारोह में भी सिर्फ 11 लोग ही यहाँ पर शामिल हो सकेंगे, सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। बिल्कुल सही। अब सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है वह स्पष्ट है कि आप या तो शादी को अपने घर में आयोजित करें या कोर्ट में आयोजित करें, और इस शादी समारोह के दौरान महज 11 व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। दोनों पक्षों को मिलाकर, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों पक्षों को मिलाकर महज 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो अब
साथ 11 लोगों को अगर जोड़ना शुरू करें तो दोनों तरफ से जो आपसी पारिवारिक लोग होते हैं, पंडित और बाकी जो दूसरे संस्कारों को कराने के लिए जो व्यक्ति मौजूद होते हैं, उनकी संख्या ही 11 से पार कर जाएगी। तो अब सरकार की कुछ बातें हैं, आलोचना जरूरी है, सरकार के माइंडसेट को समझना जरूरी है, लेकिन अभी स्थिति या समय की मांग वह नहीं है कि सरकार के दिशा निर्देशों पर या सरकार के आदेशों पर सवालिया निशान खड़े किए जाएं। स्थिति भीषण है। अब इसमें जरूरत है कि सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वह आम जनता तक उसको सख्ती से पालन करे। और दूसरी बात, आपको ई पास के बारे में एक चीज बताना जरूरी है कि अंतिम यात्रा के लिए और मेडिकल के किसी भी जरूरत के लिए, या तो वह कोई मेडिकल इमरजेंसी की बात हो या अगर आप दवाई खरीदने, दवाई लाने जा रहे हो, तब इन परिस्थितियों में ई पास की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो निजी वाहनों के लिए ई पास जरूरी है, यानी कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए यहाँ पर ई पास को जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए भी अब ई पास बेहद जरूरी कर दिया गया है। साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए जो ई पास है वो 27 तारीख तक यहाँ पर वैलिड किया गया है, यानी ई पास बेहद ज़रूरी है। अब आप झारखंड में अगर बाहर निकलेंगे, आपको कहीं जाना है तो ई पास ज़रूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वीआईपी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। साथ ही साथ गैदरिंग वाली जगहों पर ना जाइए ताकि आप इस कोरोना संकट, इस कोरोना महामारी से बाहर निकल सके। इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।